हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 24 नीति के सिद्धांत, नीति निर्माण के सिद्धांत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24, नीति निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नीति एक ऐसे ढांचे का निर्धारण करती है जिसके माध्यम से संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। नीति प्रत्येक प्रबंध के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त है, अतः नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन की केंद्रीय प्रक्रियाओं में से एक है। नीतियाँ उद्देश्यों को निश्चित अर्थ प्रदान करती है। नीति निर्माण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण की धारणा एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्तिगत न होकर सर्वजन से जुड़ा हुआ है। यदि पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य नीति, कृषि नीति, वन नीति, जनसंख्या नीति एवं वैदेशिक नीतियों की चर्चा करें तो ये सभी नीति निर्माण के वे सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो जीवन के विविध पक्षों को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण कहलाते हैं। एक शैक्षणिक अवधारणा के रूप में नीति निर्माण के दशक, नीति 1950 के दशक के आरंभिक काल में उभर कर आई और तब से लेकर वर्तमान समय तक इसमें अनेक नवीन आयाम जुड़ते चले आए हैं। सरकारी अध्ययन क्षेत्र में तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में जैसे लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंध विज्ञान एवं विधि शास्त्र आदि में नीति एक महत्वपूर्ण घटक है। नीति का अर्थ एवं परिभाषाएं। साधारण शब्दों में नीति से आशय है नियमों का एक समूह जिसे निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आधुनिक लोक कल्याणात्मक राज्य व्यवस्था में जनाकांक्षाओं की पूर्ति करना सरकार का ही अहम उत्तरदायित्व है। सरकार को अनगिनत कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है और प्रत्येक कार्य के निष्पादन से पूर्व सुनिश्चित नीति का होना आवश्यक है। नीति निर्माण लोक प्रशासन की आत्मा है। नीति के द्वारा ही लोक प्रशासन का कार्य निर्धारित होता है। नीति उस कार्य सीमा का निर्धारण करती है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाले सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। रिचर्ड रोज के अनुसार नीति कोई निर्णय नहीं है अपितु कार्य हेतु मार्गदर्शन है। नीति क्या है? कोई निर्णय नहीं है बल्कि कार्यवाही हेतु एक मार्गदर्शन है। रॉबर्ट आइंस्टाइन के अनुसार यह एक सरकारी इकाई है जिसका संबंध इसके वातावरण के साथ होता है। कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट आइंस्टाइन। नीति निर्माण की प्रक्रिया, नीति निर्माण के अंतर्गत नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समूची प्रक्रिया शामिल रहती है। वास्तव में पहले ये समझ लेना लाभप्रद होगा कि किस प्रकार मुद्दे या समस्याएं नीति एजेंडा तक पहुंचती है। लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर जनता के प्रतिनिधि संसद तथा राज्य विधानसभाओं में आकर्षित करते हैं जिनका समाधान करने में सरकार विफल रही है। इसके अतिरिक्त कुछ संगठित दबाव गुट भी होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? एक दबाव समूह होता है या एक गुट होता है जो सरकार से किसी विशिष्ट दिशा में कार्यवाही की मांग करते हैं। सामाजिक प्रतिरोध के लिए भी विशिष्ट समस्या या चिंताजनक
क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें भी अपनी प्रतिबद्धता एवं विचारधारा के तहत स्वयं अपनी नीतियां निश्चित करती है। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल सार्वजनिक एवं संसदीय मंचों का प्रयोग करके कई विशिष्ट नीतियों के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। किसी समस्या की नीति एजेंडा के रूप में लाए जाने के साथ ही सरकारी प्रतिक्रिया को आकार देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और समस्या का समाधान करने के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं ध्येयों आदि का निर्माण कर लिया जाता है। इस चरण में नीति के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण अवयवों के विषय में निर्णय करने की आवश्यकता होती है। कौन से है? एक ऐसे परिप्रेक्ष्य का निश्चय किया जाना जो किसी नीति के वृहद लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। सेकंड पॉइंट है नीति को अपनाने के लिए जरूरी रणनीति पर विचार किया जाना। थर्ड पॉइंट है रणनीति का चुनाव कर लेने पर उसके क्रियान्वयन के तरीके का निश्चय किया जाता है। कुछ रणनीतियों के मामले में एक नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि अन्य के मामले में ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस तरह नीति निर्धारण के चरण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा रणनीति एवं क्रियान्वयन के औजारों के विषय में चुनाव करना होता है। इसकी सही पहचान तभी हो सकती है जब नीति की रूपरेखा पर उचित ध्यान दिया जाता हो। नीति की रूपरेखा तय करने का चरण अत्यंत पेचीदा होता है, क्योंकि इस तरह से चुनाव करना होता है जिससे एक समानुगत रूपरेखा उभर कर सामने आए। रूपरेखा द्वारा ही कार्मिक एवं भौतिक अवयवों के बीच अंतर संबंधों एवं आपसी निर्भरता की पहचान की जाती है। नीति की रूपरेखा का निर्धारण नीति निर्धारकों से दक्षता एवं सामर्थ्य की अपेक्षा रखता है। नीति निर्धारकों में पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करने एवं उनका विश्लेषण करने, विकल्पों को तैयार करने तथा विकल्पों में से सही का चयन करने की आवश्यकता निपुणता होनी चाहिए। जो चयन सही से करने की इसकी निपुणता होनी चाहिए, यानी ये अच्छे से आना चाहिए कि जो विकल्प तैयार किया गया है उसमें से सही विकल्प को चुनना। नीति निर्माण के सिद्धांत। नीति निर्माण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनमें से 2 सर्वप्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वृद्धिशील पैराडाइम। वह शाखा जो लोक नीति को विशिष्ट, विषय उत्सुक, प्रक्रियात्मक, विवरणात्मक तथा वस्तुनिष्ठ स्वरूप में स्थापित करती है तथा जो राजनीतिक चिंतन से प्रभावित है, उसको वृद्धिशील पैराडाइम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है विवेकशील पैराडाइम। वह शाखा है जो नीति निर्माण के सैद्धांतिक लाभप्रद, निदानात्मक और आदर्शात्मक स्वरूप में स्थापित करती है। इसको विवेकशील पैराडाइम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्माण के विभिन्न प्रतिमान। नीति निर्माण प्रक्रिया के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक विद्वानों ने नीति निर्माण के अनेक प्रतिमानों का विकास किया। नीति निर्माण के निम्नलिखित प्रतिमान हैं। फर्स्ट है लिंडबॉम का वृद्धिशील मॉडल। ये जो वृद्धिशील मॉडल है इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। लिंडबॉम का वृद्धिशील मॉडल। चार्ल्स लिंडबॉम ने हर्बर्ट साइमन के तार्किक व्यापक मॉडल की आलोचना करते हुए वर्ष 1959 में अपने लेख द साइंस ऑफ मडिंग थ्रू में वृद्धिशील मॉडल की वकालत की है। लिंडबॉम के अनुसार प्रशासन के वास्तविक निर्णय अपनी सैद्धांतिक व्याख्या से है, जो तार्किक व्यापक मॉडल से व्यवहारिक समस्याओं की पहचान करते हैं। ऐसी अन्य सूचनाएं धन और समय पर बल देती है।
लिंडबॉम की राय में निर्णय निर्माता हमेशा मौजूदा कार्यक्रमों व नीतियों को जोड़कर चलाते रहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में निर्णय निर्माण में जो घटित होता है वह वृद्धिशीलता है, अर्थात कुछ सुधारों के साथ पहले की गतिविधियों को ही जारी रखना। वृद्धिशील मॉडल की शाखा तकनीक व क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहते हैं। इस प्रकार लिंडबॉम मानते हैं कि प्रशासन भावी निर्णयों के अतीत की गतिविधियों व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। चार्ल्स ई लिंडबॉम ने वृद्धिशीलता के निम्नलिखित कारण बताए। कौन से कारण हैं? फर्स्ट है विकल्पों के प्रभावों को जो वास्तविकताओं से दूरस्थ संबंध रखते हैं उसकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। सेकंड है लोग अपने भविष्य की आवश्यकताओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते तथा वे अनेक अनचाही आवश्यकताओं को बिना प्रमाणिकता के निकाल देते हैं, परंतु यह जानना कठिन होगा कि इनकी सही प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है व्यक्तियों के एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं जो परस्पर विरोधाभासी भी हो सकते हैं, परंतु कुछ समझौतों के द्वारा उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत वृद्धिशीलता है, परंतु ये तर्क सामाजिक गति वृद्धि पर भी लागू होता है। फोर्थ पॉइंट है वृद्धिशीलता व्यक्ति के चयन के निष्कर्ष का प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत करती है। यह किसी एक चर को इंगित करने का भी सिद्धांत है। प्राप्त निष्कर्षों की परिवर्तन से पहले के निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है तथा चयन की प्राथमिकता को स्थापित किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है वृद्धिशीलता नियंत्रण करने में सक्षम है। वृद्धिशीलता परिवर्तन वरिष्ठ अधिकारियों को निदानात्मक अवसर प्रदान करती है कि कौन से मुद्दे पर अधीनस्थ कर्मचारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है वृद्धिशीलता आत्मसंशोधित है। इसमें गलतियों को सुधारने की संभावना बनी रहती है। 7 पॉइंट है वृद्धिशीलता जीवनदायी तथा निरंतर परिवर्तनों को किसी संगठन संचालन में चिन्हित करने की क्षमता रखती है। वृद्धिशील मॉडल की विशेषता। वृद्धिशील मॉडल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है जब नीति निर्माण किया जाता है तो वह अभिवृद्धि के रूप में छोटे छोटे परिवर्तनों में किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इस प्रतिमान में तार्किक निर्णय निर्माण को अव्यावहारिक माना है क्योंकि इस प्रतिमान में मूल्यों के महत्व के आधार पर सर्व सहमति नहीं है। थर्ड पॉइंट है इस प्रतिमान के अनुसार सरकार को प्रत्येक आगामी नीति मौजूदा नीति का एक संशोधित स्वरूप होता है। अभिवृद्धिकारी नीति के माध्यम से समाज में मौलिक व क्रांतिकारी परिवर्तन को प्राप्त नहीं किया जाता, परंतु सामाजिक प्रतिरोधी को कम किया जा सकता है। लिंडबॉम के वृद्धिशील मॉडल की आलोचनाएं। लिंडबॉम के वृद्धिशील मॉडल की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। फर्स्ट है अभिवृद्धिकारी प्रतिमान को येजेकल ड्रो अंतर्क संगत मानते हैं, यानी कोई तर्क नहीं है, ये कहते हैं येजेकल ड्रो, क्योंकि यह उनके बीच अंतर उत्पन्न करता है जिसके पास शक्ति कम या अधिक है। सेकंड पॉइंट है ए यतजोनी ने लिंडबॉम के अभिवृद्धिशील मॉडल को दो आधारों पर आलोचना की है जो इस प्रकार है। यह सामाजिक रचनात्मक को हितोत्साहित करता है। यह बुनियादी निर्णयों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह नवीन नीति का पक्षधर नहीं है। थर्ड पॉइंट है यह समाज में यथास्थितिवाद के साथ नौकरशाही को भी यथास्थिति बना देता है। फोर्थ पॉइंट है यह समाज में तेजी से बदलते परिवेश के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। सेकंड है येजेकल ड्रो का आधिक्यता मॉडल। येजेकल ड्रो का आधिक्यता मॉडल। येजेकल ड्रो का लक्ष्य सरकार की तर्कसंगत विषय वस्तु को बढ़ाना और तर्कसंगत आयामों का निर्माण करना है। इसे ही येजेकल ड्रो का आधिक्यता मॉडल कहा जाता है। ड्रो का मत है कि वृद्धि उपागम मॉडल के वृद्धि
उपागम मॉडल तर्कसंगत नहीं है, इसलिए ड्रॉर तर्कसंगत मॉडल का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं जो कि नीति निर्माण को अधिक तर्कसंगत दिशा में ले जाता है। विशुद्धता तर्कसंगत निर्माण को अधिक तर्कसंगत दिशा में ले जाता है। विशुद्ध तर्कसंगत मॉडल के स्थान पर ड्रॉर ने लगभग 18 चरणों का एक जटिल अधिकता मॉडल रखा जो इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। फर्स्ट है मेटा नीति निर्माण। इस चरण का मुख्य तात्पर्य नीति किस प्रकार निर्मित होगी से है। इसके उन्होंने 7 उपचरण बताए हैं: प्रक्रियागत मूल्य, प्रक्रियागत समस्याएं, प्रक्रियागत वास्तविकता, प्रक्रियागत संसाधन, संसाधनों का सर्वेक्षण, प्रक्रिया एवं विकास, नीति निर्माण व्यवस्था का प्रारूपण, मूल्यांकन एवं पुनः प्रारूपण, नीति व्यूह रचना का निर्धारण। सेकंड पॉइंट है नीति निर्माण। इस चरण में मुद्दों पर आधारित नीति निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके भी उन्होंने 7 चरण बताए हैं जो निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं। फर्स्ट है संसाधनों का उप आवंटन, सेकंड है प्राथमिकता के क्रम में व्यवहारिक उद्देश्यों की स्थापना, थर्ड है प्राथमिकता के क्रम में अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों के समुच्चय की स्थापना, फोर्थ पॉइंट है प्रमुख वैकल्पिक नीतियों का समुच्चय तैयार करना, फिफ्थ पॉइंट है प्रमुख लाभ एवं मूल्यों के विश्वसनीय संभावनाओं को तैयार करना, सिक्स्थ है सभी संभावित वैकल्पिक नीतियों के लाभ और मूल्यों की तुलना करना और सर्वोच्च की पहचान करना, एंड 7 पॉइंट है सभी संभावित वैकल्पिक नीतियों के लाभ और मूल्यों का मूल्यांकन कर उसकी उत्कृष्टता का निर्धारण करना। थर्ड पॉइंट है उत्तरोत्तर नीति निर्माण। इसका तात्पर्य फीडबैक के आधार पर नीति में आवश्यक परिवर्तन करना। इसको 3 प्रमुख उपचरणों में दर्शाया गया है: नीति निरूपण के लिए प्रोत्साहित करना, नीति का निरूपण करना, नीति निरूपण के बाद नीति निर्माण का मूल्यांकन करना। 18वें तथा अंतिम चरण में संप्रेषण एवं फीडबैक एवं द्वारा अंतर्संबंध स्थापित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हैरोल्ड लॉसवेल का नीति विज्ञान मॉडल। हैरोल्ड मॉडल समाज की मूलभूत समस्याओं तथा सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ज्ञान का अध्ययन करना ही हैरोल्ड मॉडल कहलाता है। लॉसवेल नीति विज्ञान के अनुभविक तथा प्रचलनात्मक सिद्धांत पर अत्यधिक बल देते हैं। नीति विज्ञान के संबंध में लॉसवेल ने 3 विशेषताएं बताई हैं। कौन सी बताइए? बहुवैश्विक। नीति विज्ञान की इस प्रकृति में लॉसवेल ने कहा कि यह एक विस्तृत परिधि में आने वाला आयाम है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण करना होता है। विज्ञान को एक एकीकृत ज्ञान माना जाता है जिसमें नीति निर्माण से संबंधित सभी वैश्विक जानकारी का समावेश आवश्यक होता है। संदर्भित एवं समस्या उन्मुख। इस संदर्भ में लॉसवेल ने निम्नलिखित 2 विचारों के आधार पर इसकी सामयिकता को समझाया है। पहला है समस्या उन्मुखता, सेकंड है संदर्भित नीति उन्मुखता। इन विचारों को वर्ष 1971 में नीति विज्ञान के 2 अधिगमों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है। फर्स्ट है जो नीति प्रक्रिया के ज्ञान संवर्धन पर बल देता है, सेकंड है जो इस ज्ञान का नीति प्रक्रिया में उपयोगिता पर बल देता है। व्यवहारिक रूप से इसे नीति विश्लेषण एवं नीति प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विशुद्ध मानदंडात्मक। लॉसवेल के अनुसार नीति विज्ञान मानदंडात्मक विशेषताओं को भी उजागर करता है। इस दृष्टि से यह मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है तथा नीति विज्ञान को बौद्धिक स्तर तथा मूल्यों का एकीकरण एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों के माध्यम से समझा जाता है। प्रारंभ में इन मानदंडों को 3 मूल कारणों से अवहेलना की गई है।
फर्स्ट है, उनके अनुसार सरकारी कार्यक्रमों में मानदंड अंतर्निहित होते हैं। सेकंड है, मात्रात्मक तकनीकें जो मूल रूप से मूल्य विहीनता को प्रदर्शित करती है, उनका मूल्य और नैतिकता से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, नीति विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किया कि मूल्य नीति निर्माता के कार्यक्षेत्र में आते हैं, न कि नीति विश्लेषक के कार्यक्षेत्र में आते हैं। प्रतिमान का लोक नीति में उपयोग। लोक नीति की विभिन्न विधाओं को समझाने के लिए अनेक अवधारणीय मॉडल निर्मित किए गए हैं। इन मॉडलों का उद्देश्य वास्तविकताओं को सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत करना है। इसकी निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। फर्स्ट है, लोक नीति एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सरल एवं स्पष्ट तरीके से विचार प्रस्तुत करना होता है। सेकंड है, नीति समस्याओं के प्रमुख पक्षों को चिन्हित करना है। थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक पक्ष की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करना तथा विचारों को संप्रेषित करना है। फोर्थ पॉइंट है, लोक नीति के महत्वपूर्ण तथा नगण्य आयामों के बारे में विस्तार से समीक्षा करनी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, लोक नीति के विभिन्न पक्षों को समझाना तथा भविष्य में होने वाले प्रभावों के बारे में विवेचना प्रस्तुत करना होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।